नमस्कार, स्वागत है आपका अंचल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। आज का दिन खास है। बिहार में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है। पटना का गांधी मैदान एक बार फिर ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनेगा। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:45 पर हेलीकॉप्टर से गांधी मैदान पहुंचेंगे। और 11 बजे से समारोह शुरू होगा। इस बीच सुरक्षा की कमान एसपीजी के हाथों होगी। नीतीश आज 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पीएम मोदी समेत 11 राज्यों के सीएम शामिल रहेंगे। गांधी मैदान एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनने जा रहा है। विजय सिन्हा को विधानमंडल का उपनेता चुना गया। नीतीश के साथ साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम की शपथ ले सकते हैं। एनडीए 3/4 सीटें जिस तरह से जीत कर आई, एनडीए को 243 में से 202 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसमें भाजपा को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी को 19 और हम को 5, आरएलएम को 4 सीटें मिली। तो महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। बीजेपी के पास नीतीश से बड़ा चेहरा फिलहाल नहीं है, लेकिन ये भी जानकारी मिली कि भाजपा के पास एक भी चेहरा नहीं था जिसकी पहचान पूरे राज्य में हो। नीतीश ही एक बेहतर ऑप्शन है और 10वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। तो नया रिकॉर्ड एक बार फिर से बनाएंगे। देखिए, 9 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम ही है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने अधिकतम 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नीतीश गांधी मैदान में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 11:30 बजे आयोजित होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनडीए के तमाम बड़े दिग्गज नेता, 11 राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। समारोह के लिए बाकायदा 2 मंच बनाए गए हैं। साथ ही साथ 150 मेहमानों को बाकायदा निमंत्रण भी भेजा गया है। 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में जदयू विधानमंडल की बैठक कल हुई और इसके बाद नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से जदयू विधायक दल का नेता चुना गया। और आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए भी खास है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंबिकापुर के दौरे पर आ रही हैं। वो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जनजाति गौरव दिवस समारोह में शिरकत करेंगी। पीजी कॉलेज ग्राउंड में भव्य आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सरगुजा और बस्तर से आए आदिवासी समुदाय में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे देश में जनजाति गौरव दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में अंबिकापुर में आयोजित इस मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू शिरकत करेंगी। तो 20 नवंबर यानी कि आज का दिन आ चुका है जब छत्तीसगढ़ के प्रवास पर अंबिकापुर जाएंगी राष्ट्रपति। प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम जिसे लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीजी कॉलेज ग्राउंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश भर के आदिवासी शामिल रहेंगे और इसी के मद्देनजर देखिए अस्थायी डोम बनाया गया। तस्वीर देखिए जिस तरह से सामने आई है और इसमें 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर राष्ट्रपति का कार्यक्रम देखें। तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों को पूरी तरह से नए सिरे से सजाया धजाया गया है। चौक चौराहों पर फूल मालाएं लगाई गई हैं। ये भी बता दें, राष्ट्रपति मुर्मू उड़ीसा से हवाई मार्ग के रास्ते अंबिकापुर पहुंचेंगी और पीजी कॉलेज ग्राउंड में 1 घंटे का बाकायदा कार्यक्रम उनका आयोजित किया गया है। जनजाति गौरव दिवस का समापन कार्यक्रम है। जनजाति समुदाय के लोगों और आदिवासी संस्कृति से रूबरू करेंगे। हमारी तैयारी, जैसे आप जानते हैं, कार्यक्रम हेलीपैड से जो
हमारा रूट है और जो ये कार्यक्रम स्थल है सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। जहाँ जहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन करना है, ट्रैफिक के जहाँ भारी वाहनों को रोकना है, उसके संबंध में भी लगातार 2 दिन से आप लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जनजाति गौरव दिवस पर राष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा। राष्ट्रपति महोदय के आगमन की संपूर्ण तैयारी लगभग कर ली गई है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आखरा योजना का भी प्रारंभ कल से किया जाएगा। और उधर धमतरी में 19 नवंबर का दिन बेहद खास रहा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और 2 कैबिनेट मंत्री धमतरी में 5 घंटे रहे। यहां एकलव्य खेल मैदान में आयोजित समारोह में किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त किसानों को हस्तांतरित की गई। देश के प्रधानमंत्री ने कोयम्बटूर से बटन दबाकर राशि का अंतरण किया। तो धमतरी में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में 2200 करोड़ से ज्यादा की सड़कों की घोषणा धमतरी के मंच से की। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को जनता से साझा भी किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमारी खेती और किसान निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज 9 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करने का काम किया है। और रायपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने रफ्तार पकड़ ली है। 5वें दिन 7,11,335 क्विंटल धान की खरीदी हुई। 19 नवंबर तक 14,54,451 क्विंटल धान की खरीदी। सीएम के निर्देश पर समर्थन मूल्य भुगतान शुरू हो चुका है। 214.18 करोड़ रुपए जारी किए गए। बाहरी धान पर सख्ती है और अब तक 373 मामले दर्ज हुए हैं। 25,567 क्विंटल अवैध धान जब्त की गई है। मैदानी जिलों में धान की आवक तेज है। तो रायपुर हो, धमतरी हो, बेमित्रा और राजनांदगांव आगे टोकन तुहर ऐप से किसानों को सहूलियत भी मिल रही है। पूरी तरह से आवक में अब इसे लेकर तैयारियां जिस तरह की गई, तेज गति जो है वो अब सामने आ चुकी है। धान खरीदी ने जोर पकड़ लिया है और कई क्विंटल खरीदी अब तक हो चुकी है। बाहर से धान की आवक की रोकथाम के लिए बाकायदा चेक पोस्ट बनाए गए, अधिकारी तैनात हैं। धान उपार्जन का यह आंकड़ा बीते 4 दिनों में खरीदे गए धान की मात्रा के लगभग बराबर है। यानी राज्य में 15 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक कुल 14,54,451 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर हो चुकी है। सीएम ने जिस तरह से निर्देश दिया, धान खरीदी के साथ साथ किसानों का जो समर्थन मूल्य का भुगतान है वो भी शुरू हो चुका है और इसके लिए बाकायदा मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को 214.18 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। तो किसी भी तरह की धान खरीदी में दिक्कत ना हो, इसलिए सभी केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है वो भी कर ली गई हैं। निगरानी भी बाकायदा की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मनीषा त्रिपाठी, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीषा, देखिए 15 नवंबर से जिस तरह से धान खरीदी हुई और 4 दिनों में ही आंकड़ा जो है वो लगभग आवक तेजी की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से जो है वो धान खरीदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में धान खरीदी की जो खरीदी है उसमें अब जो है वो बढ़त देखने के लिए मिली है। 5वें दिन जो है वो 7,11,300 के आसपास क्विंटल जो है धान खरीदी की गई है। अब ऐसे में 15 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक यानी 4 दिन में जो है वो 14 लाख के आसपास धान खरीदी जो है 14 लाख क्विंटल के आसपास जो है धान खरीदी हो चुकी है अब तक। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर किसानों को समर्थन मूल्य भुगतान जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। 214 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए गए हैं और साथ ही में जो है वो बाहरी धान पर जो है वो सख्ती लगाई गई है कि आप छत्तीसगढ़ से बाहर के अगर है तो आप बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ में लाकर अपना धान नहीं बेच सकते हैं। बाहरी किसानों के लिए एकदम सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनको छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के अंदर आकर कोई भी धान बेचने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो है बाहरी
किसानों के धान लेकर आके बेचने के मामले जो है वो 370 के आसपास मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। उसी के साथ 25,000 क्विंटल जो है वो धान भी जब्त किया गया है, क्योंकि देखा जा रहा था कि बीते इन 4 दिनों में बाहरी छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ आके धान खरीदी जो है धान बेचने की जो प्रक्रिया है वो कर रहे थे। अब ऐसे में उन सभी के ऊपर जो है वो मामला दर्ज किया गया है और मदानी जिले में धान खरीदी की आवक तेज हुई है। उसी के साथ साथ राजधानी रायपुर की अगर हम बात कर ले या फिर धमतरी की बात कर ले या बेमित्रा और राजनांदगांव जो है उनमें भी धान खरीदी जो है वो काफी अच्छे आंकड़ों के साथ देखी जा रही है। अब ऐसे में इस सीजन में धान खरीदी के लिए जो है वो 26,000 किसानों ने जो है वो पंजीयन कराया था और 26 लाख किसानों ने जो है वो पंजीयन कराया था। उसके साथ साथ 29 लाख हेक्टेयर रकबा जो है वो भी पंजीकृत किया गया था। तो अभी तक तो फिलहाल आंकड़े सामने आए हैं उसमें तो काफी अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बीते 4 दिनों में जिस तरीके से धान खरीदी के मामले सामने आ रहे हैं कि 7 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान खरीदी जो है वो की जा चुकी है। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार किसानों के लिए काफी कुछ राहत भरी खबर छत्तीसगढ़ सरकार या फिर छत्तीसगढ़ के लोगों की तरफ से देखने को मिलेगी। जी देखना होगा, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा तमाम जानकारी के लिए। और अब बात भोपाल की, क्योंकि आज एमपी में संविदा कर्मियों की हड़ताल है और सभी विभागों के संविदा कर्मी आज हड़ताल पर हैं। घंटी बजाओ सरकार जगाओ आंदोलन करेंगे संविदा कर्मी। तो यह अहम खबर आपको बता दें, संविदा कर्मियों का हल्ला बोल होने जा रहा है और पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय पर घंटी बजाओ आंदोलन किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों का ये भी आरोप है कि सरकार द्वारा रिक्त पदों पर जो पात्र संविदा कर्मी हैं उन्हें 50% आरक्षण देने का निर्णय तो लिया गया, लेकिन आरक्षण संशोधन और स्थायीकरण की मांगे फिलहाल लंबित है और यही वजह है कि अब घंटी बजाओ सरकार जगाओ आंदोलन संविदा कर्मी करने जा रहे हैं। नाराजगी के चलते संविदा कर्मचारी लामबंद हो गए। तो थाली, चम्मच, लोटा और घंटी बजाकर एक तरह से जोरदार विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। ये बड़ा प्रदर्शन राज्य शिक्षा केंद्र के सामने होगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए लगातार इनकी मांगे लंबित है। आरक्षण संशोधन ये कह रहे हैं कि वो तो हो चुका है, लेकिन स्थायीकरण की जो मांगे वो फिलहाल लंबित है। और किस तरह का ये प्रदर्शन होगा? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो संविदा कर्मियों को कई सारे आश्वासन सरकार की तरफ से दिए गए थे, लेकिन वो लंबे समय से लंबित है। यहाँ तक कि संविदा नीति 2023 भी बना दी गई, बावजूद इसके इस पर अमल नहीं हुआ और यही कारण है कि अब संविदा कर्मी आंदोलन पर आ गए हैं। पहली बार ये होगा कि संविदा महासंघ के अगुवाई में हर विभाग के संविदा कर्मी ये प्रदर्शन करेंगे। भोपाल में जो है राज्य स्तरीय प्रदर्शन राज्य शिक्षा केंद्र पे होगा, लेकिन इसके इतर हर जिला मुख्यालयों पर भी संविदा कर्मी आज प्रदर्शन करेंगे। बर्तन अपने घरों से लाएंगे और घंटी बजाओ सरकार जगाओ जो है वो हल्ला बोल आज देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी डिपेंडेंसी सरकारी कामों की संविदा कर्मियों पे है, तो इस आंदोलन का बड़ा असर कहीं ना कहीं कामकाज पर भी दिखेगा सरकार के। जी बिल्कुल, सरकार के कामकाज पर भी, यानी तमाम वो जो डिपार्टमेंट है वो प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कितने बजे से ये प्रदर्शन होगा, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली? बिल्कुल, देखिए 11 बजे का समय तय किया गया है सभी संविदा कर्मियों के लिए। अपने अपने जो हर जगह प्रदर्शन स्थल तय किए गए वहां पहुंचने के लिए। जैसे राजधानी भोपाल की बात करें तो राज्य शिक्षा केंद्र पर 11 बजे सभी प्रदर्शन के लिए संविदा कर्मी पहुंचेंगे और वहां से पहले एक रैली निकालेंगे और फिर राज्य शिक्षा केंद्र में बैठकर ये पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में आज संविदा कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो बड़े पैमाने पर बड़ा प्रदर्शन होगा, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की राह में दिख रहे हैं। पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय पर घंटी बजाओ आंदोलन किया जाएगा। 11 बजे से प्रदर्शन होगा। बड़वा से खबर आपको बताते हैं, सीआईएसएफ रिजर्व बटालियन के आरक्षक ने फांसी लगा ली। तो नाले के पास पेड़ पर लटका हुआ शव मिला। आत्महत्या का कारण फिलहाल अज्ञात है। बड़वा कैंप से अचानक लापता हो गए थे। राजस्थान के अलवर में परिजनों को सूचना दी गई है। बड़वा पुलिस जांच में जुटी हुई है। आत्महत्या किस वजह से की गई है फिलहाल कारण अज्ञात है। बड़वा कैंप से अचानक के पहले लापता होते हैं, इसके बाद राजस्थान के जो तमाम अलवर परिजन हैं उनको सूचना दी गई। तो सीआईएसएफ रिजर्व बटालियन के आरक्षक ने फांसी लगा ली। नाले के पास
पेड़ पर लटका हुआ शव मिला। हालांकि यह आत्महत्या किस वजह से की गई है, फिलहाल पूरे मामले को लेकर विवेचना जारी है। पूछताछ भी बाकी लोगों से की जा रही है। नाले के पास पेड़ पर लटका हुआ शव मिला तो परिजनों को सूचना दी गई है। फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही कि क्या बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से सीआईएसएफ जवान ने इस तरह का आत्मघाती कदम उठा लिया। और इधर जबलपुर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। बदमाशों में पुलिस का कोई डर नहीं दिखता। ताजा मामला है विजयनगर थाना क्षेत्र की कृषि उपज मंडी का, जहां बुधवार देर शाम एक अनाज व्यापारी के कर्मचारी से 19 लाख रुपयों की दिन दहाड़े लूट हो गई। कर्मचारी बैंक से रकम लेकर मंडी की ओर जा रहा था, तभी 2 अज्ञात लुटेरों ने उस पर रॉड से हमला कर दिया, बैग छीन लिया, फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना से मंडी के व्यापारी आक्रोशित हो गए और मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया। व्यापारियों की मांग है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वहीं पुलिस ने जल्द ही खुलासे का दावा किया। दुर्ग जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां भिलाई 3 थाने में पदस्थ आरक्षक पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए। मामले पर विभाग ने कार्रवाई की तो महिला के अनुसार जेल में बंद उसके बेटे को छुड़ाने का भरोसा दिलाकर आरक्षक अरविंद मेंढे ने उससे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। घटना की जानकारी मिली, बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने में प्रदर्शन करते हुए आरक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते दिखे। सीएसपी ने बताया है कि आरक्षक पर विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया। इधर विदिशा नगर पालिका के प्रभारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह ऑडियो शहर के विकास मॉडल पर सीधा सवाल खड़ा करता है। वायरल ऑडियो में 2 आवाजें सड़क ठेकेदार से साफ तौर पर ये कहती सुनाई दे रही हैं कि बेस कम डाल दो लेकिन प्रतिशत पूरा चाहिए, जहां एक और कथित तौर पर कमीशन का खेल जारी है। वहीं दूसरी ओर काम न होने को लेकर पार्षद कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये वही पार्षद हैं जो पहले से ही नगर पालिका अध्यक्ष पर खुली कमीशन खोरी के गंभीर आरोप लगाते आ रहे हैं। अब ये वायरल ऑडियो इन आरोपों को और मजबूती देता हुआ दिख रहा है। वहीं मामले में विधायक मुकेश टंडन का कहना है कि इस गंदी राजनीति में जिम्मेदार नागरिक शामिल हैं। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, मैं खुले रूप से तैयार हूँ। जहां बुलाओगे वहां चर्चा करने के लिए आ जाऊंगा। आप जहां कहोगे गांधी चौक कहोगे गांधी चौक आ जाएंगे, माधवगंज चौक कहोगे माधवगंज चौक आ जाएंगे। आप जहां कहोगे वहां मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। मेरी गलती है तो इस जनता ने मुझे जो है आशीर्वाद दिया है नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, विधायक के रूप में। मैं नाक रगड़ कर जनता के सामने अपनी गलती को स्वीकार करूंगा। और अगर मेरी गलती नहीं है तो मेरा हाथ जोड़कर सभी भाइयों से निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है, ये शहर की हलचल बंद करके एक आवेदन पत्र जो कॉन्ट्रैक्टर राजेश शर्मा जी उन्होंने प्रस्तुत किया है आगे, और उसमें उनका ऐसा कहना है कि ऑडियो गलत तरीके से वायरल किया गया है, उसको या फेक है या उसको वायरल करके उनको डिफेम किया जा रहा है। उसमें तत्काल मामला जांच में लिया है। हमारी साइबर सेल की टीम लग गई है, तो बहुत जल्दी हम लोग उसके ट्रेल में जाएंगे कि वो कहाँ से किस प्रकार से वायरल हुआ है। इधर ग्वालियर व्यापार मेले को लेकर व्यापारियों की नाराजगी बढ़ गई। मेले के समय पर उद्घाटन और समापन नहीं होने से असंतोष है। वाहनों पर 50% छूट का नोटिफिकेशन हर साल देरी से मिलता है, जिससे कारोबार बेहद प्रभावित होता है। और इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए व्यापारियों ने एक संस्था के बैनर तले मेला बचाओ आम सभा की। सभा में मेले की व्यवस्था और देरी पर चिंता जताई गई। मौके पर हालात का जायजा हमारे सहयोगी जावेद खान ने लिया। देखिए, ग्वालियर का प्रसिद्ध ग्वालियर व्यापार मेला अब शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो लड़ाई शुरू हो गई है उसकी बात है कि मेले के अस्तित्व को बचाने की। ग्वालियर में कुछ ऐसी ही एक आम सभा आयोजित की जा रही है जिसमें मेला बचाओ की बात की जा रही है। कैट के बैनर के संगठन के तले ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी मांगे रखी गई हैं, मेले के अस्तित्व को बचाने की बात की जा रही है। मेरे साथ कैट के राष्ट्रीय पदाधिकारी भूपेन्द्र जैन जी मौजूद हैं। किस तरह की मांगे हैं, आखिर ये आम सभा रखी, इसकी नौबत क्यों आई? ग्वालियर मेला पिछले वर्ष से जिस तरह से राज्य सरकार इसकी अनदेखी कर रही है, इसलिए हमारे को ये मौका मिला है कि हम समाज के बीच जाएं और जनप्रतिनिधियों को 120 साल पुराने मेले को बचाने का आग्रह करें। पिछले वर्ष न इसका उद्घाटन हुआ, न इसका समापन हुआ।
आज जो हम नोटिफिकेशन होता है टैक्स का वो 16 जनवरी को हुआ। हम लोग गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, तब ग्वालियर को कुछ मिलता है। और हमारे जनप्रतिनिधि नेता आंख बंद करके चुपचाप बैठे हैं। उनको जगाने के लिए हम लोग सड़कों पे आने पे मजबूर हुए हैं। ये सब किस तरीके से मेला लगना चाहिए, क्या सुझाव क्या रखे गए हैं? यहाँ सुझाव ये रखे गए हैं कि मेले को जैसे कि पहले 100 साल 120 साल पहले का जो मेला हुआ करता था, जो कि सालों साल से लोगों को इंतजार हुआ करता था कि मेला आएगा और हम जाएंगे और लोगों के साथ घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे, वो सब स्वरूप खत्म हो गया है और मात्र गंदगी और इस सब का मेला हो गया है, जिसको कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ग्वालियर व्यापार मेले की मांग है और सबसे बड़ी बात है इस मांग के तहत यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। उसमें इस बात की जा रही है, चिंता की जा रही है कि आखिर 120 साल पुराना जो मेला है वो उसको कैसे बचाया जा सके। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।